तुम साथ होते हो तो मौसम सुहाना लगता है, तुम पास होते हो तो जहां दीवाना लगता है। दिल धड़कता है, मन महकता है, सारा जहां अपना सा लगता है। नमस्कार, आदाब। हमारी इस दिलकश महफिल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कविताओं की बहार यानी खूबसूरत कवि सम्मेलन। तो चलिए रुख करते हैं पटना का, जहां कवियों की महफिल सजी है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो उसकी मेहरबानी आपके और हमारे सिर पर रहे। मैं कवियों से भी अनुरोध करूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा। यह हास्यव्यंजक कवि सम्मेलन है, लेकिन युग चेतना के तेवर भी यहां दिखाई दे। मैं उस चाणक्य के दरबार में खड़ा हुआ हूं जिससे संधि की शर्तें तय करने के लिए जब महान सम्राट सिकंदर का सेनापति सिल्यूकस गया था तो वो अपनी धोती को सिल रहा था और उसने कहा संधि की बात तय करनी है। तो एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती उसने जलाई और बाद में पूछा सिल्यूकस ने कि आपने पहली मोमबत्ती क्यों जलाई? तो उसने कहा पहली मोमबत्ती मेरे वेतन से ली गई थी, दूसरी मोमबत्ती सरकार की दी हुई है, ये प्रकाश सरकार का है, मैं व्यक्तिगत काम के लिए सरकार के किसी प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकता था। यह मानक इस जगह में स्थापित किया है, जिस प्रदेश ने स्थापित किया है, उस बिहार में हम हैं। अगर कोई बात ऐसी लगे, हमारी राजनीति के लोग बैठे हैं जो उनकी आत्मा को चोट पहुंचे, हालांकि बची होगी इस पर मुझे शक है, लेकिन फिर भी अगर चोट पहुंचे तो आप ये मानने के होली का अवसर है और आप मंत्री होने के अतिरिक्त हमारी मौजी नहीं है। ये तो होली का ऐसा समय है कि हमें सब कुछ कहने का अधिकार है आपसे, तो आप इस विनम्र भाव से स्वीकार करेंगी। मैं बड़े मन के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ इस दिशा से करना चाहता हूं। एक ऐसा कवि जो मौज मस्ती का कवि है, आनंद का कवि है और जो आनंद वर्धन के प्रदेश से आया है, जिसकी मूल चेतना ही आनंद है, जिसे बिहार की मूल चेतना फजीता है। देश में अगर कोई बड़ा फजीता हो रहा हो संसद से सड़क तक, आखिर को खोदो तो लास्ट में बिहारी निकलेगा कहीं ना कहीं, एक ना एक न पाया जाएगा अंत में। तो आपका जो चेतना का प्रवाह है, उसी हास्य चेतना का एक महत्वपूर्ण कवि गढ़वी राठी इस मंच पर है, जो हरियाणा से हमारे बीच आए हैं। एक कवि को कैसा स्वागत पहली बार आने पर मिलना चाहिए, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तालियां खुद में सूचित करें कि आप पहली बार आए हुए कवि का कितने मन के साथ सम्मान। क्या ये मेरा हृदय परिवर्तन तब हुआ जब मुलायम सिंह जी ने कहा जवानी के अच्छे आदमी। उन्होंने मुझे भी उन्होंने बताया मैं हरियाणा से आया हूं और पहली बार आया हूं। आप लोगों ने बड़ी अच्छी उनको दिखाई दी। हरियाणा अपने आप में बड़ा सीधा सा प्रदेश है, स्टेट फॉरवर्ड प्रदेश है। हम लोग मन में कोई बात रखते नहीं। लखनऊ का आदमी हमारे हरियाणा में चला गया, कोई पता पूछ लिया, कहेगा भाई साहब माफ कीजिए आपको तकलीफ देना चाहता हूं। हरियाणा वाला दे के दिखा, कैसे कैसे तकलीफ दे, कैसा मेरा प्रदेश। जैसा कुमार जी ने बताया, हमारे दो चीजें बड़ी प्रसिद्ध। मैं नागपुर में भी गया, सिद्धू ने पूछा गुरु तू कहां का? मैं कहा हरियाणा का। कहता हरियाणा की खास बात? मैं कहा देश की नींद आराम की कर रखी है। रात को बोली कल जरावत, सुबह बाबा रामदेव। बाबा जी ने बड़ा अच्छा काम किया, घर घर में योग सिखा दिया। एक स्कूल में योग शास्त्री जी गए, कहते बच्चों सीधे लेट जाओ, अपने दोनों टांग ऊपर उठाओ, ऐसे चलाओ जैसे साइकिल चला रहे हो। सब चला रहे, लेटर करा तुम क्यों नहीं चला रहा? करा कि मेरे साइकिल की चेन उतरी हुई है। ऐसा प्रदेश मेरा हुआ। हम खाने पीने के बड़े शौकीन, आधा हाथ में सर्वाइव करते हैं। जलेबी की दुकान पे चला गए, बोला भाई 1 किलो जलेबी तोड़। लगे खा पी के दुकानदार का पैसे दे, कहता पैसे नहीं है। उन्हें पकड़े कारीगर, नीचे गिर के दे डंडा, दे जूता, खूब पीटा, फिर भी खड़ा रहा। दुकानदार कहता आप क्यों खड़ा है? कह रहा इसी भाव में 1 किलो और खिला दे। हरियाणा में इकट्ठी बजाओ देखो, क्योंकि मैं पहले ओपनिंग कर रहा हूं और ओपनर में ऐसे होते जैसे सहवाग के साथ हुआ। वो बेचारा घर बैठा, मुझे भी घर पर बैठा देना। मैं कुमार जी के साथ अमेरिका गया, ये सच्ची बात में गया। उनका 1 महीना बड़ी दुर्गति से कटा, ये भी सच्ची बात है। लेकिन वहां से 4 पंक्तियां मैं लेके आया। किसी ने पूछा कि हिंदुस्तानी क्या? मैं 4 पंक्तियां पवित्र सभागार में रख रहा हूं। बात सच्ची हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने देश के लिए बजाना। मैंने कहा कड़ी मेहनत, वो आदमी बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो या पंजाब का हो, हम सब हिंदुस्तानियों का एक चीज की पहचान है जो सारे संसार में जानी जाती है। मैंने कहा कड़ी मेहनत जिसकी निशानी है
सारी दुनिया जिसकी दीवानी है, बड़े मुश्किल फिर भी हंसता मिले तो समझो हिंदुस्तानी। ऐसे देश भारत में हम लोग रहते हैं। अच्छी बात आप लोग हर साल ये करवाते हैं आयोजन, अदरवाइज टीवी ने आजकल बड़ा बच्चों का दिमाग खराब किया हुआ है। पीछे सीरियल आया था कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा होगा। उसमें हॉट सीट पे हमारा कौन था, राम सिंह, उसका नंबर लगा। जाते हुए अमिताभ बच्चन ने पूछ लिया, हाँ तो राम सिंह जी आपका कहाँ के रहने वाले? तो लगा ये होता है दिल्ली का, इलाहाबाद में मेरा बिजनेस है। ओ मैं भी इलाहाबाद करने वाला हूं, चलिए आपसे आसान सा सवाल पूछते हैं, आपके पिता का नाम बताइए। राम सिंह ने सोचे यार 5 करोड़ का सवाल, इतना मामूली बात कर रहा है ये, मेरे को बाहर करना चाहता है। तो लगे ऑप्शन दो। कंप्यूटर क्या जवाब दे दिए? लो जी धर्म सिंह दिनेश महेश 4 नाम आ गए। हाँ तो बताइए आपके पिता का क्या नाम है? क्या लगा कोई चक्कर तो है? क्या लगा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। ओ कौन सी लाइफ लाइन यूज करेंगे? क्या मैं पब्लिक की राय लेना चाहता हूँ ऑडियंस को। ऑडियंस राम सिंह जी आप दिखाना चाहते हैं, आपका समय शुरू होता अब। लो जी 25% सब देखिए। अब आप क्या करेंगे? कहते हैं दूसरी लाइफ लाइन 50-50 कंप्यूटर, तो गलत जवाब मिटा दिए। लो जी धर्म सिंह रहे। ओह बड़ी विकट स्थिति, अब आप क्या करेंगे? कहते लास्ट लाइफ लाइन, फोन है फ्रेंड, जिससे बात करेंगे? चलो अपनी मां से बात करेंगे। हाँ मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। आपके बेटे सब मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय श्रोता अब। चलेगा मां पिताजी का क्या नाम है? चलिए बेटा ऑप्शन बदल। मेरा पूरा में ये था, वो 30 सेकेंड खत्म। अब उसका जवाब सुनिए और आइए इस समारोह को कुछ 100 ठाकों में बदल दें। सारे पटना में आवाज जाए कि आज एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। हाँ तो राम सिंह जी आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म, अब आप क्या करेंगे? तो लगा जी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा काम हो जाए। कुमार जी ने एक बार मेरे को भेज दिया जर्मनी। मेरा बेटा जब पढ़ के आप जर्मन में कभी सुने, मैं कभी को जर्मनी तो आती नहीं, तेरे को हिंदी कुछ आती है जर्मनी में। बगैर बता कुछ नहीं, बात को थोड़ा लंबा करके बोलते जर्मन हो जाएगी। मैं कैसे कहते किसी का नाम पूछना तो पूछना आपका क्या नाम? कहते जर्मन होगी कहता वो। मैं गया हूं एयरपोर्ट उतर के, तो दादा मैंने सोचा कुछ खा लेता हूं। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं जर्मन में चेक हो जाएगी, पेट में बनेगी। मैंने उसको बैरक बुलाया, मैं कहा मेरे लिए तुम पानी लाओ। फटाफट पानी आ गया। मैं बड़ा काम हो गया, बढ़िया जर्मन काम कर लिया। फिर मैंने कहा मेरे लिए तुम पिज्जा लाओ, पिज्जा भी आ गया। मैं खा पी के मैंने सोचा अब इससे थोड़ा डायलॉग कर लेता हूं, आज पूछ लेता हूं। मैंने जाके से पूछा भैया तू कहाँ का रहने वाला है? मैंने कहा मैं भागलपुर का रहने। बजाओ एक बार जोरदार। क्योंकि हम लोग तो किसी भी स्थिति में सर्वाइव कर लेते हैं। मैं बिहार का आदमी होते हैं, हरियाणा का आदमी हो। एक बार एक रामलीला का हो गया अंगद बीमार, तो मेरे जैसे एक पहलवान को बुला बेटा भाई तू रोल कर अंगद का। उन्होंने कहा भाई मेरे को डायलॉग नहीं आते। कह कोई बात नहीं, पीछे पंडित जी बैठे हैं, किताब ले प्रॉम्प्ट करते रहेंगे तो बोलता रहेगा। चलेगा ठीक। रावण के दरबार में गया, जाके बोला रावण, पीछे मुड़ के देखा पंडित जी बोलो। चलेगा हे रावण तूने सीता माता का हरण करके बड़ा नर्क नकानी किया है, तुरंत माता सीता को भगवान श्री राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब उसके समझ नहीं आई भाई साहब। तो कहेगा रावण जो पंडित जी कह रहे करते नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। ऐसे काम हो जाए। अच्छा हमारे वहां तो रामलीलाएं बड़ी अच्छी होती है। अरे देखो जैसे तुम्हारे में बताया जिसका काम नहीं हो कर रहा है, प्रोक्सिया लग रही है। रावण गया, विघ्न लगाई, चौका लगाया, सीता हरण के टाइम जाके कहा भाई 2 भिक्षा, साधु आए हैं। अंदर से भिक्षा आई, लो महाराज भिक्षा लो। ऐसे नहीं लेता, रेखा के इस पार आओ। महाराज रेखा के इस पार नहीं आती तो जाओ, मेरी भिक्षा नहीं लेता। रुको रुको महाराज मैं रेखा के पार आती हूँ। जो भी रेखा के पार आई रावण ने टाच किया, विघ उतारी, चौका उतारा। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, मैं लंकापति रावण हूं। से वो भी हंसने लगी, हे क्यों हंसती हो? कह रही मैं भी सीता नहीं, मैं तो काम वाली बाई सीता में बैठी है। हरियाणा प्रदेश कमाल का
अच्छा, योग शास्त्री जी ने शराबी को बुला लिया, कहने के भाई तू शराब मत पी, ये तेरे को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रही है। तेरा हमें कौन सा जल्दी है, फिर आराम से जाएंगे। उन्होंने कहा भाई क्यों पीता है? कहते शाम के 7 बजे रुका नहीं जाता, कोई योग बताओ। कहते 7 बजे तू सिर नीचे कर, कानून ऊपर, शराब से पीछा छूट जाएगा। 15 दिन बाद बोला हाँ भाई कोई फायदा हो? कहते कमाल हो गया गुरु जी। कहते क्या हुआ? कहता अब तो मैं सिर उल्टा करके भी शराब पी लेता हूं। ऐसे से काम हो गया। चलिए मैं आपको एक ऐसी कविता से जोड़ता हूं जैसा उन्होंने बताया। इसका 23 तारीख को शहीद आजम का बलिदान दिवस एक छोटी सी कविता आपके सामने आपके चरणों में अब इस पावन सभागार में रख के, क्योंकि इस भाग दौड़ में इस चकाचौंध में जब हम भूल गए, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। इस शहर के में लगा था मेरा भीड़ भड़का धक्कम पेला, मैं और लड़का दोनों मिलके पहुंच के वहां के ठेला। लड़के को मैंने खूब घुमाया, खूब दिखाया। फिर लड़के ने एक गुड्डा उठाया, सिपाही का गुड्डा उठाया। दुकानदार ने फरमाया, कहने लगा बाबूजी खाकी इसका बूट है, खाकी इसका सूट है, काले इसके बूट है। बूट के बूट मारेगा, जोरदार सूट मारेगा, डंडा घुमाएगा, मुंह फड़काएगा, तुम्हें डराएगा। ले लो बाबूजी 50 में आएगा। मैं बोला दुकानदार को, भैया तू हमें क्या समझाएगा, 50 में तो असली पुलिस वाला आ जाएगा। अब आपकी ईमानदारी चेक करता हूं, हम बड़ा वहन करते हैं पुलिस पे। सच्चाई हो तो तालियां बजेगा कि जब हम होली दिवाली की खुशियां मनाते हैं, तीज त्योहार पर बैठकर अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्दी पहनकर बंदूक काटकर आपकी खुशियों की रक्षा करते हैं। जब मैंने दुकानदार को कहा कि 50 में तो असली पुलिस वाला आ जाएगा, दुकानदार के तेवर चढ़ गए, हम दोनों भी आगे बढ़े। 20 पंक्तियां जिम्मेवारी की सौंपता हूं। मैं इस मंच पर नया कवि हूं, लेकिन मैं शहीद आजम के चरणों में बैठ कर पंक्तियां लिखकर धन्य हो जाऊंगा अगर आज मेरी बात सार्थक होगी। दुकानदार के तेवर चढ़ के हम दोनों भी आगे बढ़ गए। फिर लड़के ने ध्यान लगाया, एक आदमी पोस्टर बेचता हुआ पाया। लड़के ने सवाल फरमाया, पिताजी ये कौन सा हीरो है? पोस्टर के रंग तो बिल्कुल जीरो है। कौन सी फिल्म में आया, पहचान ना पाऊं गड़बड़ चाला है। हमारे देश के हीरो तो मुझ मुड़े और ये तो मुझ छोड़ा है। हमारे देश के हीरो तो मुझ मुड़े और ये तो मुझ वाला है। मैंने बेटे को कहा, बेटा ये असली हीरो है और तेरे शाहरुख सलमान इसके आगे बिल्कुल जीरो है। इसने अंग्रेजों की जान को कंट किया था और असेंबली में बम फोड़ के असली का स्टंट किया। मैं समरत सुल्तानी चौधरी आदमी है, जाट है। हालांकि शरीर देख के तो हो सकता है जाट समाज बाहर निकाल दे कि हमारी जैसी फैक्ट्री में ऐसा डिफॉल्टर बीस आगे पैदा हुआ। 35 किलो का है और 35 दिन में 2.5 किलो की बेल्ट टूट दी है तब है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप, ये पहले कंसोनेंट का कवि था, ऊट हो गया, कोई साल तक पहुंचा। समाचार समाप्त हुए। परम आदरणीय मुख्य अतिथि जियो, परम आदरणीय मंत्री जियो, परम आदरणीय सभी श्रोता जियो और परम आदरणीय मैं जियो। मेरे माइक पर आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने बैठे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूं, टेंशन का कवि नहीं हूं। मुझसे जाट बोले थे, जाट, अच्छा जाट तो जाट होता है। मुझसे बोले कुमार जी ये जाट होता क्या है? तो मैंने कहा कुमार विश्वास होता। तो कुमार विश्वास क्या होता है? ये बोले कुमार विश्वास वो होता है जो किसी विश्वास में अपनी जान दे देता है। तो मैंने कहा जाट वो होता है जो बिना बात अपनी जान दे देता है, बिना बात खड़े में काम हो जाता है। सब कहता हूं, होली का दिन एक जाट भैंस पर बैठ करके बाईपास पर होके जा रहा। होली का भैंस पर बैठ के जाट बाईपास पर होके जा रहा। सामने से एक दरवाजे आ गए। दरवाजे बोले ओए हेलमेट कहां है? अब जाट दो, जाट कह रहा, जाट बोला दरवाजे आगे खोल कर देखो, 4 व्हीलर पर जा रहा हूं। अब दरवाजे बोले 4 व्हीलर पर जा रहा है तो बेल्ट क्यों नहीं बांधी? जाट ने भैंस की पूछ ली, बोले बन गई बेल्ट। अब
दरवाजे घर बोले इसमें घंटी नहीं है, तो जाट बोला दौड़ के हटाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है। मैं विशुद्ध हस्त का कवि हूं, आपने अच्छा किया ये कवि सम्मेलन कराया है, नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे उल्टे संगीत सम्मेलन करवा लेते लोग और लोग उल्टे सीधे गीत गा के चले जाते हैं और पैसे ले जाते हैं। ऐसे आप बैठे हैं, ऐसे ही संगीत सम्मेलन हो रहा, सामने पब्लिक बैठी हुई तो गीत गाने वाला आया, मेरे नैना सावन भादो, तो एक आदमी बोला हुए जब तेरे नैना ही सावन भादो हैं तेरे कान तो चैत्र बैसाख होंगे। कोई मतलब नहीं। फिर एक बोला नाचने वाली छूना ना, अब मैं जवान हो गई। अब गांव वाला एक बुड्ढा बोला जवान हो गई है, अपने बाप से कहके अपना ब्याह करवा ली। अब 2 मिनट चली गई, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा बोला कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। तो एक गाने वाला आया और बोला भाइयों मैं दीपक राज के नारा हूं, और सामने वाले जानते नहीं कि दीपक राग क्या होता है। दीपक राग वो राग होता है जो दिल में आग लगा देता है। इसके गाने का टाइम रात्रि के 10 बजे से शुरू होता है। आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं वो पहले अपना तबला सही करते हैं। उसने तबला उठाया, अब आधा घंटा हो गया उसकी टिल बंद नहीं हो, और सामने वाले देखे कब शुरू करे और वो अब गांव वाला जो बाबा बैठा उसे गुस्सा आया, उसने लाठी उठाई और बोला वे 1 घंटे से क्या करना है। बोला बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया, घर से ठुका हुआ लाता क्यों टाइम खराब कर रहा है, जल्दी गा। सुने दीपक राग, और सामने वाले जानते नहीं है अमुआ की डाली पे, अमुआ की डाली पे डाली है, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया, अमुआ डालिया, अमुआ अब बाबा फिर गट लेके खड़ा हुआ, ओए तूने पूरी रात हराम कर दिया भाई। सुबह के 3 बज गए, अम्मा की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बैठा दे, पर जल्दी बिठा। तो मैं गीत के चक्कर में नहीं पड़ता। विश्वास करो मैंने पूरी जिंदगी 4 लाइन लिखी। मेरी पत्नी मुझसे बोली कि तुम श्रृंगार रस के गीत क्यों नहीं लिखते, तो क्या नहीं किया, तो मैंने 4 लाइन लिखी। सुन, बोली मेरे लिए, तेरे लिए श्रृंगार की, मैंने घोर श्रृंगार की। सुनाओ, बोली सुन, प्रिय तुम्हारी एक बाल और तुम्हारी एक गाल। तो पत्नी बोली एक बार और कहो। क्यों, एक बहुत अच्छा है। मैंने सुन प्रिय तुम्हारी एक बाल तुम्हारी एक गाल। पत्नी बीच में बोली एक बार और कहो। क्यों, तो मुझसे कह रहे हो। मैंने कहा एक बार और। तो मैंने सुन प्रिय तुम्हारी बाल तुम्हारी एक गाल तुम्हारी एक आंख तुम्हारी एक नाक। भगवान ने कुछ तो ढंगा दिया होता। निर्मल जी कविता यहां खत्म नहीं होती। ये तो हिंदुस्तान के तमाम कवियों ने लिख दिया। चौराहे पर फांसी दे दे दुष्कर्मी हत्यारा। मैं जो अलग कहना चाहता हूं 4 लाइन में कविता को विराम कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं फांसी से क्या ये कलंक धुल जाएगा। अब मैं बुद्धिजीवी श्रोताओं की तालियां चाहता हूं। आक्रोश की ताली पर कोई भी बजा सकता है। मैं सोच रहा हूं फांसी से क्या ये कलंक धुल जाएगा। जो घाव आत्मा तक पहुंचा वो फांसी से भर पाएगा। जो घाव आत्मा तक पहुंचा वो फांसी से भर पाएगा। कल फिर दुनिया में अंधकार फैलेगा अपना जाल लिए। फिर नई दामनी सड़कों पर आएगी अपना काल लिए। कर रोज मूक दृष्टा बनकर, मैं आपकी तरफ की तरफ उठा रहा हूं, कर रोज मूक दृष्टा बनकर हर घटना को सहजाएंगे तो तय मानो उस बेटी को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। तो तय मानो उस बेटी को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। तो तय मानो उस बेटी को
अंतिम लाइन में आप सबसे कहता हूं, आप सब ताली बजाएं तो बहुत अच्छा, न बजाएं तो मैं अकेला भी प्रतिज्ञा कर सका तो मैं आज ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं होली के अवसर पर। आप कहें तो मुझे अच्छा लगेगा। अब शीघ्र न्याय को आत्म से उपजी सारी ललकारों को, अब शीघ्र कल नई दामनी कर रोज मुक्त दृष्टा बनकर हर घटना को सहजाएंगे, तो तय मानो उस बेटी को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा सभी करो, यदि आप मेरे साथ शामिल हो तो फिर पूरा सभागार शामिल हो, वरना खामोश रहे, मैं अकेला प्रतिज्ञा कर रहा हूं। इसलिए प्रतिज्ञा सभी करो, विष बीज नहीं बोलने देंगे, अपनी आंखों के आगे हम अन्याय नहीं होने देंगे, अपनी आंखों के आगे अन्याय नहीं होने देंगे। मैं नीट को इस बात की बढ़ाई देता हूँ तो उसका स्वर प्रांजल रहे, और उसने वो तर्क भी प्रस्तुत किया जो मुझे रखना था। यही चिंतना का जोश, यही चिंतना का ज्वार जिंदा रहे। मैं अब दो लोग शेष हैं, हम दोनों बड़े कवि बच गए, सब बच्चे पढ़ लिए। वयोवृद्ध कवि श्री संपत सरल जी जो 70% देख चुके हैं, आज बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि कवित्री के बगल में बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि इन्वर्टर कितना ही पुराना हो, बैटरी ठीक है तो लाइट जल जाती है। आइए, दुख तो होगा आपको उठने में, लेकिन कोई बात नहीं, जाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा संपत सरल जी के लिए। बीच में निर्मल जी और महेश जाला और उनकी टीम थोड़ी हताश भी हुए कि यार इसको बंद कर दें, क्या होली पर कभी भी नहीं मिलते, लोगों की बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कुमार विश्वास के आने से कवि सम्मेलन महंगे भी हो गए। मैंने कहा बंद मत करना, ये समागम बहुत जरूरी है। लोग घरों से निकले, दफ्तरों से निकले, आपस में मिले। आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। हम दोस्तों तकनीक के उस हाहाकारी दौर में जी रहे हैं जब फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और आपस में बोलचाल बंद है। इस तरह के अनुष्ठान बहुत जरूरी है। पूनम जी ने बहुत बेहतरीन गीत सुनाया, कुमार विश्वास को 3 बार भैया कहा। कोई भी कवियत्री इस तरह का अनुष्ठान मंच पर करती और उसमें एक मेरिट बनती। आज अगर इस प्रोग्राम में कुमार नहीं होता तो ये भैया के संबोधन का सुख मुझे मिलता। दरअसल की यदि फागण को महीनों है तो मस्ती को महीनों मारवाड़ी लोग बैठे। भाई बहू अपना छोरा ने सासू का कहना छोड़ करके पियर चली गई। 15 दिन बाद में सासू फोन करो, बोलो बहू जल्दी आ जाए, छोरो बहुत उदास रहे। बहू पूछो सासू जी छोरो कौन सो उदास रहे, थार लो मार लो। बेटा तू बैठ जाए, बैठ बैठ बैठ। दरअसल बच्चों के साथ यही समस्या है, नहीं पहले तो उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। मैं तो एक स्कूल में अध्यापक था, ऐसे बच्चों के चक्कर में नौकरी छोड़ी। एक दिन अवेयरनेस पढ़ा रहा था, जागरूकता, जैसे वो बम बम की बात करते हैं तो मैं भी उनसे प्रभावित हो गया। मैंने कहा बेटा अगर स्कूल के आसपास कहीं बम दिख जाए तो क्या करोगे? बोले मास्टर जी 5-7 मिनट इंतजार करेंगे, कोई नहीं ले जाएगा तो स्टाफ रूम में कर देंगे। बड़ी मजाकें उड़ाई जाती हैं। आदमी बाहर से कितने अटल बिहारी हो, अंदर से एनडी तिवारी होता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। दरअसल उसमें एनडी तिवारी जैसी बात क्या थी? आदमी जवानी में कई फेक आईडी बनाता है, बुढ़ापे में एक आध का पासवर्ड भूल गया तो भूल गया। अभी सुकुमार जी और तमाम लोग बैठे हैं, बुजुर्गों की लोग बड़ी मजाक उड़ाते हैं। ये इंटरनेट मोबाइल में उलझी हुई पीढ़ी है। बुजुर्ग लोग देखो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि समय से कटे हुए लोग हैं। जानते सब है, बस कहते नहीं है क्योंकि कहने का समय नहीं रहा। तकनीक के आने से हास्य बोध तो बढ़ा है लेकिन सहनशीलता कम हो गई, इसलिए कहते नहीं। वो एक ताऊ बस में सफर कर रहे तो एक नौजवान सिगरेट सिलगाई, आवासन सिगरेट की चिंगारी उछल करके ताऊ को कुर्तो जड़ दो। ताऊ कुछ नहीं बोले। नौजवान देखो यार यहाँ का जमाना में यहाँ को ताऊ गुस्सो कर वो तो दूर हो तो कुछ कही नहीं दे, इसको बात करनी चाहिए। नजदीक आकर के पूछो ताऊ राम राम, ताऊ बोलो राम राम। नौजवान बोलो ताऊ कौन सो गांव,
ताऊ बोले क्यों गांव के बालक हो गए? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जानते हैं, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। उस बदलाव को भी इन ताऊओं को स्वीकार करना चाहिए। आज ही सुकुमार जी कह रहे थे, बोले देख यार संपत कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था 5 रुपए लेके अलीगढ़ के बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा भाई साहब अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे। तो जो परिवर्तन है ना, उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसा बताया कि साहब कुमार और इन सब लोगों ने बताया कि हमें भ्रष्टाचार देश में है, वो तो है ही, सभी जानते हैं इस बात को। इसमें क्या बड़ी बात है, कितना गहरा है। मुझे ध्यान है, एक जूनियर सरकारी कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिपोर्ट में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा। देश को आजाद हुए 64 साल हो गए, मौके का फायदा उठा, क्या 3 बच्चे लिखवाते? कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। और जो जूनियर ने जो तर्क दिया उसका आनंद लेना, तालियों से बताना देश में कितना करप्शन है। बोलो क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। लेकिन चूंकि कुमार विश्वास तक ये यात्रा जानी है, आप लोगों को बड़े धैर्य से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कुमार को। अगर वो नहीं आता तो मैं समझता हूँ आपको इतनी देर बैठने की जरूरत ही नहीं होती। आप उसी को सुनने के लिए बैठे। मैं बहुत थोड़ा समय आप लोगों का लूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलना और सार्थक बोलना 2 अलग बातें हैं। और वैसे भी हमने आजकल ज्यादा बोलने का काम दिग्विजय सिंह जी को सौंपा। दिग्विजय सिंह जी तो ब्रेक का काम भी हॉर्न से लेते हैं। और अब आपकी तालियां उठे, शायद दिग्विजय सिंह जी ने तो मुंह में ऐसी सिम डाल रखी है जिसमें सिर्फ आउटगोइंग है। और मारवाड़ी युवा मंच के मारवाड़ी प्रादेशिक बिहार मारवाड़ी सम्मेलन के हम आभारी हैं। कभी लोग आप हर साल हमें बुलाते हैं, पत्र पुष्पम देते हैं, जिनसे हमारे घर चलते हैं। क्योंकि कला की स्थिति इन दिनों महेश जी बड़ी दयनीय है। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे। आओगे लौट कर तुम, इतना मुझे यकीन है। उम्मीद के सहारे चलती ये जिंदगी है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8th April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो, हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। होम शॉप 18 भारत का पहला और सबसे बड़ा शॉपिंग चैनल अब आ रहा है आपके फेवरेट ETV नेटवर्क पर रात 12:30 बजे अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लेकर। खरीदिए वो पॉपुलर ब्रांड्स जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग खरीद रहे हैं, सही कीमत और जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ। ऑर्डर कीजिए और पाइए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी घर तक बिल्कुल मुफ्त। देखिए होम शॉप 18 के बेहतरीन प्रोडक्ट्स रात 12:30 बजे। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। तो चलिए रुख करते हैं एक बार फिर से कवियों के गलियारे का। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि आपकी थोड़ी चहल पहल इस सभागार में मुझे थोड़ा सा विचलित करती है संचालक के नाते। यहाँ अभी
2 माह पहले, कम से कम 1 माह पहले कृष्ण हुआ था, बहुत अच्छा आपने उसमें भी सुना था। आज